वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, है ना। इसके पहले हमने क्या ही बना लिया, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आई होप सो मेरे साथ आपका जर्नी अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम एनसीईआरटी का बुक देखें पार्टनरशिप का, तो ये लास्ट चैप्टर है मेरा, क्या, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो क्या ही अभी तक हम लोगों ने देख रखा है। तो बोलोगे सर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप देखा था, उसको हमने बनाया था, वहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन वगैरह सब बनाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया था। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा चैप्टर का बात करें तो वहाँ पे हमने क्या ही देखा था, तो बोलोगे सर वहाँ पे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा था, जिसमें हम लोग क्या ही किए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम किए, फिर गुडविल का काम किए, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा चैप्टर में हम लोगों का था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हमने क्या ही किया था, यहाँ पे हमने गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन सीखा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ भी सीखा था। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट यहाँ भी बनाया था हम लोगों ने। तो जब हम लोग इतना सब कर लिए तो अब एक लास्ट चैप्टर बचता है मेरा, और वो चैप्टर है मेरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, मतलब कि अब हम फर्म को, जो मेरा पार्टनरशिप फर्म है, उसको समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो जब समाप्त करेंगे तो भी तो हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। जब हम अकाउंट्स में आए तो बिना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का काम चलेगा? तो बोलोगे नहीं। तो जब बोलोगे नहीं तो आ जाओ मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सब कमेंट में बताना किसको किसको मज़ा आ रहा है। चलो तो हम बात कर लेते क्या, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। तो इसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आज हम लोग क्या ही करेंगे, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का काम करेंगे कि इस चैप्टर में हमको करना ही क्या है, कैसे चीज़ों को क्या ही करना है, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। फिर लास्ट में हम लोग इसका एमसीक्यू लगा लेंगे, थ्योरी क्वेश्चन कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट। तो फोकस रखना फाइनल बोर्ड के एग्जाम पे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हम लोग, क्या ही बात किया जाए। और ये रहा अपना प्यारा सा गोल अचीवर। जो भी नए हैं मेरे साथ, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को आप क्या ही करें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, और अगर वीडियो और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, ताकि क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना। तो मुझे लगता है कि चलो बच्चों के लिए और सारे कंटेंट लेके आया जाए, है ना। चलो तो ज़रूर से आप ये काम कर लीजिए और आगे बढ़ते हम लोग, क्या ही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। चलो तो जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये पीडीएफ भी हम जो है ना ये कर देंगे, पिन कर देंगे, ताकि आप लोग को पीडीएफ भी सही सही मिलता रहे। ठीक है, चलो तो ये रहा अपना। चलो तो हम लोग बात करते पहले क्या, बोलो तो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, है ना। चलो विजिबल होगा सबों को, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लेते हैं हम लोग चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो जब हम ये दो टर्म का उपयोग कर रहे हैं, क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो क्या ही करना है, दोनों में अंतर समझना है पहले। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग कर लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो क्या ही होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो देखते हैं क्या ही होगा, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखो जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का बात करते हैं तो क्या ही होता है कि जो हम बिजनेस स्टार्ट करते समय सारे पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट करते हैं
और अब हम किसी कारण से उस एग्रीमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, तो ये क्या ही कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या ही चेंजेस करने का जरूरत पड़ेगा। तो आप बोलोगे जब कोई नया पार्टनर आएगा तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएगा, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएगा। या हम लोग सारे पार्टनर आपस में मिल के ही बोल रहे हैं कि अब चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, है ना। या हम पार्टनरशिप सब मिल के बोलते हैं क्या कैपिटल में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो जब ऐसा कुछ भी हम एग्रीमेंट में चेंजेस करते हैं तो ये क्या ही कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो आई होप सो ये बातें समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट है, वो बोल ही रहे थे कि सर आप ना ठीक हैं बहुत ही प्रयोग करते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो बताना, है ना। क्या ही हो जाता है, एक टर्म आ जाता है, ठीक है, गाना सुने हो ना तुम लोग, ठीक है। चलो क्या ही बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। किस किस तरीका से मेरा पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व होगा। तो अगर हम बात करेंगे चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग पार्टनर्स, जब मेरा पुराना पार्टनर आपस में चेंज करेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो भी मेरा क्या माना जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और क्या जब कोई पार्टनर मेरा एडमिशन होगा तो भी माना जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों, क्योंकि जरा सोचो जब कोई नया पार्टनर आएगा तो हमको अपना शेयर क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू शेयर आएगा, न्यू शेयरिंग रेशियो, तो भी मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप माना जाएगा। रिटायरमेंट के केस में भी वही होगा, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में भी वही होगा। क्यों, क्योंकि जब भी डेथ ऑफ पार्टनर होगा या पार्टनर रिटायर होगा या एडमिशन होगा तो हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करना पड़ेगा ना। तो जब हम चेंजेस करेंगे तभी तो मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। मतलब कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको हम क्या ही कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मतलब पुराना वाला बंद कर रहे हैं, अब नया वाला पार्टनरशिप मेरा चलेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो वही हो गया, जब पुराना वाला पार्टनरशिप को हम डिसॉल्व मतलब समाप्त कर देंगे और एक नया ही एग्रीमेंट लेके आएंगे तो वो मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। चलो, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अगर मेरा कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, अब वो बिजनेस करने लायक है ही नहीं, तो क्या ही होगा, तो भी हमको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप माना जाएगा। और क्या, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर इफ पार्टनर इज फॉर्म फॉर दैट, अगर कोई पार्टनर क्या ही होता है किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पार्टनरशिप में आता है, बोलता है ना, दो दोस्त जा रहे हैं, बोलते चलो ना दोनों मिलके ना 1-1 लाख रुपया लगाओ और ये वाला जो नाली गुजर रहा है ना इसको हम लोग बनाने का रिपेयरिंग का काम का ठेका ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। बोले ठीक है, तो क्या ही होगा, 1 महीना में काम कंप्लीट कर लोगे। तो तुम लोग बोलोगे 1 महीना के लिए काम करेंगे फिर बंद कर देंगे। तो 1 महीना के लिए तुमने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और 1 महीना में कंप्लीट कर दिया। तो जब 1 महीना के बाद कंप्लीट हो गया तो तुम्हारा पार्टनरशिप क्या होगा, ऑटोमेटिक समाप्त होगा ना 1 महीना के बाद। तो यही होता है कि अगर हम कोई खास काम के लिए कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम पार्टनरशिप में आते हैं और वो टेन्योर मेरा समाप्त हो जाता है तो भी मेरा क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आ जाएंगे, है ना। और क्या, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इफ पार्टनरशिप इज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यही बात है। या कोई काम के लिए हमने जॉइंट वेंचर भी किया है, वो कंप्लीट हो गया तो भी मेरा पार्टनरशिप केम इनटू एंड माना जाएगा, समाप्त हो गया। तो ये कुछ मेरा क्या ही था, तरीका था जिसके वजह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, टेक प्लेस करता है, मतलब स्थान लेता है। ठीक है, चलो, तो जब ये बातें हो गया तब हम दूसरा बात पे आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का बारे में बात करते हैं। क्या ही होता है मेरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि इस चैप्टर में हम पूरा क्या ही पढ़ रहे हैं। तो बोलोगे सर हम फर्म को बंद करने का तैयारी कर रहे हैं कि मेरा फर्म कैसे ही कंप्लीट बंद हो जाए, यही तो। चलो देख लेते हैं क्या ही बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मेरा फर्म को डिसोल्यूशन का क्या ही होगा, वही बात, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। बहुत सारा तरीका है इसका भी। मेरा क्या, पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का। इसके पहले हमने बोला था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और अब हम बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में अंतर है और अभी तक हम लोग वही बात कर रहे हैं। देखो, एक तो मेरा जो फर्म है वो डिसॉल्व होगा किस चीज़ से, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है,
मतलब एग्रीमेंट के वजह से भी मेरा क्या होगा, फर्म क्लोज होगा। जैसे देखो क्या ही कह रहा है, ये फर्म इज डिजॉल्व्ड, अरे है ना, ये फर्म इज डिजॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यहाँ से है ना, ये पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। कोई भी फर्म जो है ना डिसॉल्व माना जाएगा कब, जब सारे पार्टनर मिलके, सब पार्टनर के सहमति से अगर हम फर्म को बंद कर रहे हैं तो भी तो डिसॉल्व ऑफ फर्म होगा ना, क्योंकि जितने भी पार्टनर हैं सब बोल रहा छोड़ो अब नहीं काम करना, बंद कर दो, देखा जाएगा बाद में, तो क्या होगा, मेरा फर्म ही तो बंद होगा। बिल्कुल सही। और क्या, इन अकॉर्डेंस विद ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, और अगर मान के चलो आपस में सारे पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो भी तो मेरा फर्म बंद हो जाएगा। तो एक ये दो तरीका देखा हमने, क्या एग्रीमेंट के वजह से ये होगा दो। उसके बाद अगर एग्रीमेंट के बाद अगर बात किया जाए तो क्या ही होगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन बोले तो हर हाल में बंद करना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी, दैट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन। जैसे देखो अगर हम दूसरा पॉइंट में बात करें क्या कंपलसरी डिसोल्यूशन का, तो क्या ही आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन में, ये फर्म इज डिसॉल्व कंपलसरली इन द फॉलोइंग केसेस, किस किस केस में उसको बंद करना ही पड़ेगा, देख लेते हैं। व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट रेंडरिंग देम इनकम्पिटेंट टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर, हम क्या बोले, ये टर्म से ना फिल इन द ये सॉरी एमसीक्यू बनाया जाता है, सर्चन एंड रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहता है। क्या ही कहना चाह रहा है, कोई एक पार्टनर को छोड़ के या सारे पार्टनर क्या ही हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। देखो मान के चलो मेरे पास 4 पार्टनर है ना, मुन्ना मुन्नी, कुछ और ले लो, टिक्कू टिक्की, ठीक है, ये 4 पार्टनर है मेरा। अब हम कहते हैं ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो कितना ही बचा, तो बोलोगे सर एक ही पार्टनर तो बचा। अब तुम खुद सोचो, क्या कोई एक पार्टनर के साथ फर्म चला सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा, तो बोलोगे नहीं। तो वही ना बोल रहा है, किसी एक को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये तीनों इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो कैसे पार्टनरशिप कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो वही बात बोल रहा है कि जब सारे पार्टनर या बट ऑन ऑफ पार्टनर, मतलब किसी एक को छोड़ के जब सब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो हमको मजबूरी में, मतलब कंपलसरी फर्म को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। अब यहाँ एक ही पार्टनर बचा तो पार्टनरशिप कैसे होगा, वो तब तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये बात हो गया, और क्या, रेंडरिंग देम इनकॉम्पिटेंट टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, और ये सब इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट पहला कंडीशन। दूसरा, अब ये साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लायक नहीं रहा है, कोर्ट ने इसको इलीगल साबित कर दिया कि नहीं नहीं ये नहीं कर सकता साइन, ठीक है। तो जब ये साइन कर ही नहीं सकता किसी भी तरह से, तो ये पार्टनरशिप में कैसे रहेगा, तो हमको बंद करना ही पड़ेगा कंपलसरी। चलो पहला केस। दूसरा, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, है ना, जब मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ही इलीगल हो जाए तो क्या करोगे तुम, जबरदस्ती काम करोगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान के चलो बिहार में अभी से 10 साल पहले, ठीक है, 4 दोस्त मिलकर लीकर का दुकान खोला होगा, वाइन शॉप, ठीक है। उसके बाद जब शराबबंदी बिहार में लागू हुआ तो अब क्या करेगा, उसको तो मजबूरी में दुकान पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस था वाइन शॉप का, वही क्या हो गया, इलीगल हो गया बिहार में। तो जब इलीगल ही हो गया मेरा नेचर ऑफ बिजनेस, तो मेरा पार्टनरशिप कैसे चलेगा, खुद सोच के देखो, नहीं चल पाएगा। तो कंपलसरी डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 2 केस में हमने देखा क्या ही कंपलसरी डिसॉल्व का। और देखो क्या ही करा, व्हेन सम इवेंट हैज टेकन प्लेस विच मेक्स it unlawful for the partners to carry on the business of the firm in partnership, like a partner who is a citizen of a country becomes an alien enemy because of the declaration of war with his country in India। मान के चलो हम पार्टनरशिप फर्म में, ऐसे समझो, मान के चलो कि हम पार्टनरशिप फर्म में हैं चाइना के साथ, चाइना का कुछ लोग हैं और इंडिया के 2 लोग हैं, चारों मिलके एक पार्टनरशिप में आए, बिजनेस चला रहे हैं,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब जरा सोचो कि मान के चलो 3 लोग चाइना का है और हम लोग 1 लोग इंडिया के हैं, तो अब क्या हुआ कि ऐसा स्थिति हो गया, कुछ सर्कमस्टांसेस हो गया कि चाइना के साथ इंडिया का वार हो गया, युद्ध हो गया। तो जब युद्ध हो गया तो अब हम बिजनेस करने के लिए कैसे तैयार रहेंगे? चाइना के साथ नहीं कर पाएंगे बिजनेस, वहाँ के लोगों के साथ। तो जब वहाँ के लोगों के साथ बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, और हम लोग टोटल 4 लोग थे, 4 लोग में 3 लोग चाइना के थे, तो जब 3 लोग मेरा समाप्त हो जाएगा, अब पार्टनर तो रहेगा नहीं, एलियन इनमी हो जाएगा। तो जब वो नहीं रहेगा तो हम अकेला कैसे पार्टनरशिप चला सकते हैं? नहीं होगा। जब कोई एक इंडिविजुअल किसी भी पार्टनरशिप में बचता है तो पार्टनरशिप क्या ही होता है, फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक आदमी हमेशा सोल प्रोप्राइटर होगा, पार्टनरशिप नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए हर हाल में 2 लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ भी कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगा मेरा। देखो होमवर्क रेडी हो रहा है तुम लोगों का, चलो, है ना? क्या ही होगा बोलो? तो इस कंडीशन में भी मेरा क्या होगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, परमानेंट कंपलसरी। और दूसरा पॉइंट हमने देखा क्या, एक एग्रीमेंट से और एक कंपलसरी डिसॉल्व। तीसरा अगर हम बात बोल दें तो क्या ही बोल रहा है, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर ए फर्म इज डिसॉल्व। मतलब कि कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाए, है ना, जिसकी वजह से हमको क्या है, फर्म को बंद करना पड़े। जैसे इफ कॉन्स्टिट्यूट फॉर ए फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने बनाया, वो टाइम समाप्त हो गया। पार्टनरशिप मान के चलो हमने एग्रीमेंट में लिखा कि हम लोग 5 महीने के लिए पार्टनरशिप फर्म में रहेंगे, 5 महीना मेरा कंप्लीट हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा। और दूसरा, इफ कंस्टिट्यूट टू कैरी आउट 1 और मोर वेंचर बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, या कोई हमने क्या किया, कोई एक ज्वाइंट वेंचर कर लिया, वेंचर में आ गए कि चलो हम आपके साथ 5 महीना काम करेंगे, 5 महीना आपका सारा सामान उठा के हम क्या ही कर देंगे, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वाला होगा वो हम कर लेंगे। जैसे सर्विसेज के सेक्टर में देखते हो ना, क्या ही है कि तुम प्रोडक्शन कर रहे हो और मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो हम तुम्हारे साथ क्या हो गया, वेंचर में आ गए, बोले कि जितना भी माल आपका प्रोडक्शन होगा ना वो सारा मेरा ट्रांसपोर्ट से जाएगा, 6 महीने तक हम आपके साथ एकदम काम करेंगे, 6 महीने में इतना पैसा लगेगा। हम आ गए आपके साथ वेंचर में, और 6 महीना कंप्लीट हो गया तो हमको तो ऑटोमेटिक हटना पड़ेगा। हो सकता है आप हम ही को दोबारा दे दें, रिन्यू कर दें, या किसी और को दे दें। तो ये भी बातें होता है। तीसरा, बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब मान के चलो हम फर्म में 2 ही लोग थे, एक मुन्ना और एक मुन्नी। तो मुन्ना का डेथ हो गया, जब किसी का डेथ हो जाएगा तो ये अकेला कैसे ही पार्टनरशिप में रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए हमेशा 2 पार्टनर का जरूरत होगा। तो इसलिए डेथ ऑफ पार्टनर के केस में भी मेरा क्या होगा, कंपलसरी डिसॉल्व होगा। बाय द एजुकेशन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, वही बात हो गया, 2 पार्टनर है, एक्सक्यूज मी, और 2 पार्टनर में कोई एक पार्टनर मेरा डेथ क्या ही हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो भी हम नहीं पार्टनरशिप चला सकते हैं, तो कंपलसरी डिसॉल्व हमको करना ही पड़ेगा। तो ये सारा बात क्या ही है, किसके बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। चलो 4th में अगर हम देखते हैं, क्या ही बोल रहा है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एट द सूट ऑफ ए पार्टनर, द कोर्ट में ऑर्डर ए पार्टनरशिप फर्म टू डिसॉल्व ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अगर मान के चलो कोई कोर्ट के द्वारा भी, लॉ के द्वारा भी कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि आपको फर्म को बंद करना पड़े, तो करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारा इसका ग्राउंड बनता है ना, कोई एक पार्टनर मेरा क्या हुआ, सूट के या केस में, सूट का मतलब वो सूट मत समझना, सूट है ना, मतलब कोर्ट में जाके केस करना। तो जब वो कर दिया तो क्या होगा, किस किस ग्राउंड पे हो सकता है मेरा फर्म बंद, वो हम देख लेते हैं। देखो क्या ही कर रहा है, कह रहा है कि व्हेन ए पार्टनर बिकम इंसेंस, मान के चलो कि 2 पार्टनर मिलके फर्म चला रहा था, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर का रिक्वायरमेंट होता है। तो 2 पार्टनर में कोई एक पार्टनर मेरा पागल हो गया, इंसेंस हो गया, है ना, इंसेंस हो गया, तो क्या ही होगा, जब पागल हो गया तब वो तो बिजनेस के लिए कैपेबल है ही नहीं, तो कोर्ट बोलेगा कि बंद कर रहा हूँ। जब 2 पार्टनर हैं, एक पागल ही हो गया, तो आप अकेले कैसे ही चलाओगे, तो एक ये हो गया। दूसरा, व्हेन पार्टनर बिकम परमानेंट इन
क्या है, कैपेबल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर, या कोई एक पार्टनर मेरा परमानेंट इनकैपेबल हो गया, जो भी एक्टिव पार्टनर का ड्यूटीज़ था उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में वो कैपेबल नहीं है कोई मेरा एक पार्टनर, तो भी फर्म को बंद करना पड़ेगा, है ना। और क्या, व्हेन ए पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर कोई एक पार्टनर दोषी पाया जाता है ना, किसके, मिसकंडक्ट में, फ्रॉड में, किसी भी तरह का जिससे फर्म को ये हानि पहुंचा रहा है, तो भी उस केस में क्या होगा, कोर्ट बोलेगा ठीक है बंद कर दो। अब मान के चलो कि ये कर रहा है कोई मिसकंडक्ट, दूसरा पार्टनर जाके स्यूट कर रहा है कोर्ट में कि देखिए सर वो ऐसा कर रहा है, तो कोर्ट बोलेगा ना कि आप बंद करो। हाँ, अब उसके बाद क्या, व्हेन ए पार्टनर प्रेजेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अब कोई एक पार्टनर है क्या ही करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टनर्स के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो आएंगे ना हम लोग पार्टनर में, क्योंकि पार्टनर के लिए क्या ही होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, एग्रीमेंट होना ही चाहिए, तो उसको वो ब्रीच कर रहा है, मतलब एग्रीमेंट जो है ना वो तोड़ रहा है, बार बार नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो दूसरा पार्टनर कोर्ट में जाके बोल सकता है ना कि देखिए ऐसे ऐसे कर रहा है, तो कोर्ट बोलेगा अरे बंद करो। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी, और क्या, कोई एक पार्टनर क्या ही कर रहा है, सारा फर्म का इंटरेस्ट का मतलब क्या, जो फर्म के हित में काम हो रहा है वो हित फर्म के लिए नहीं करके किसी थर्ड पार्टी के लिए वो काम करने लगा, तो भी दूसरा पार्टनर कोर्ट में जाके क्या कर सकता है, फर्म को बंद करवा सकता है। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस, है ना, और क्या है, फर्म लगातार मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं बंद करने के लिए। और व्हेन ऑन एनी ग्राउंड द कोर्ट रिगार्ड डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड द इक्विटेबल, और अगर कोई भी इसके अलावा भी ग्राउंड बनता है जिसमें कोर्ट को लगता है कि नियम का उल्लंघन हो रहा है और ये फर्म इस तरह से काम नहीं कर सकता, तो फर्म क्या ही कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है फर्म को बंद करने के लिए। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गया। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या ही है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, मतलब फर्म को हम लोग नोटिस के द्वारा भी बंद कर सकते हैं। जैसे देख लो क्या ये है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म में बी dissolve if any one of the partners gives a notice in writing to the other partner signifying his क्या है, intention of seeking dissolution of the firm। पार्टनरशिप एट विल क्या ही था, पार्टनरशिप एट विल का अगर हम बात करें तो क्या ही था, विल मतलब इच्छा, तो पार्टनरशिप क्या चल रहा है, मेरी इच्छा पे चल रहा है, पार्टनर की इच्छा पे चल रहा है। जब पार्टनर का इच्छा होगा कि अब हमको नहीं रहना है पार्टनरशिप में, तो अपना क्या करेगा, एक रिटेन नोटिस दे देगा दूसरे पार्टनर को और अपना इच्छा जाहिर करेगा कि हमको क्या ही करना है, अब आपके साथ काम नहीं करना है। चूंकि दो ही पार्टनर हैं, जब एक चला ही जाएगा तो मेरा फर्म ऐसे ही बंद हो जाएगा, तो बाय नोटिस के द्वारा भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो हमने 5 मेथड देखा था कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो कैसे ही बंद हो सकता है। तो अब आपके पास एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, दोनों में बेसिक अंतर समझ में आ रहा होगा। गुड, समझ में आ रहा है, गुड। अरे आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा, अब बच्चे थोड़े ना हो तुम लोग, फरवरी मार्च में तुम लोग एग्ज़ाम दोगे, जून जुलाई आ चुका है, समय तो है नहीं, जितना मस्ती करना है कर लो, और दिन बीतते बीतते टाइम भी नहीं लगेगा, इसी में तुमको दुर्गा पूजा का मेला भी घूमना है, उसके बाद दीपावली भी मनाना है, फिर छठ भी मनाना है, फिर रिश्तेदार के यहाँ शादी भी है, उस शादी में डांस भी करना है ना, फिर इसी बीच किसी दोस्तों का बर्थडे आएगा उसमें भी जाना है। तो अगर हम देखें तो 3 महीना तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा, बचा है 6 महीना। अब 3 महीना तुम्हारे हाथ में है तो तुम रील देख के समय बिता लो या फिर पढ़ के समय बिता लो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। चलो आ जाओ। अब जब एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंसेस देख लें। चलो देख लेते हैं। पहले मीनिंग का बात करो
तो जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग का बात करते हैं तो क्या ही होगा, इट मीन्स चेंज इन द पार्टनरशिप डीड और द एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर। मतलब जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का बात कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो बना हुआ था मेरा रिटेन डॉक्यूमेंट, उसमें जब हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो मेरा क्या ही होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बात करते हैं तो क्या ही होगा, मेरा पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद होगा और फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, पूरा फर्म ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मेरा पार्टनरशिप डीड चेंज होगा और लेकिन यहाँ पे बंद होगा। चलो दूसरा अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूशन का, तो इसमें क्या ही होगा, बिजनेस तो डिसकंटिन्यू नहीं होगा, बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न पे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने देख रखा है, तो क्या ही होगा, बिजनेस मेरा चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में। लेकिन जैसे ही हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बात करेंगे तो मेरा फर्म क्या होगा, कंटिन्यू बंद हो जाएगा, परमानेंट बंद मतलब बंद। बिजनेस इज डिसकंटिन्यू एज द फर्म इज डिसॉल्व, क्योंकि फर्म ही डिसॉल्व हो चुका है, सो बिजनेस विल नॉट बी कंटिन्यूड, इट विल बी डिसकंटिन्यूड। चलो अब क्या, क्लोजर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स का बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होगा और क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में बिटवीन द पार्टनर। इसमें कैसे ही होगा, पार्टनरशिप फर्म थोड़ा ना बंद हो रहा है, सिर्फ मेरा पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में चेंजेस हो रहा है, तो मेरा बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का डीड में या एग्रीमेंट में। लेकिन जब इसका बात करें तो सारा बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, है ना। और क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या ही करेंगे, इसमें पार्टनरशिप क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएट करेंगे, है ना, चीज़ों को रिवैल्यूएट करेंगे। लेकिन इसमें क्या ही करेंगे, सब एसेट्स को बेच देंगे, लायबिलिटी को पेमेंट कर देंगे और जो प्रॉफिट होगा सारा पार्टनर ले लेगा, बोरिया बिस्तर समेट के घर को चला जाएगा। ठीक है, किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बातें हो गया। और अगर हम अकाउंट्स का बात कर लें तो कौन कौन सा अकाउंट्स बनाओगे, अकाउंट्स का बात करें तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों ही बनाते हैं, तो बोलोगे कि जो भी एसेट्स या लायबिलिटी है ना उसको हम लोग करेंट वैल्यू पे लाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ जब हम बात करेंगे तो यहाँ बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट मतलब चीज़ों को रियलाइज करना है। और पार्टनर्स कैपिटल यहाँ भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल यहाँ भी बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल यहाँ भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा और यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बैलेंस शीट नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया होगा। तो एक ये मेरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है किसका, बोलोगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो आई होप सो, और मुझे उम्मीद है कि ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, इसका जर्नल एंट्री क्या ही है या रियलाइजेशन अकाउंट कैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो जब ये चीज़ें समझ लेंगे तो सारा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का बना लेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन डीके गोयल सर से भी बना लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या ही पूछा गया है, ताकि चीज़ें तो पता चले कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़ते जा रहे हैं बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और पता ही नहीं चले तुम लोगों को, क्योंकि आजकल सबको तो प्रूफ ही ना चाहिए होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, जो भी नए हैं जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, है ना। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।